हेलो एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि आप लोग अच्छे से होंगे, क्योंकि जिस तरह का पेपर यूपीएससी ने सेट किया ये तो आप सब ने देख ही लिया है कि देखिए ये एक तरह से अनफेयर है कि आप एक तो डिफाइंड सिलेबस नहीं देते, फिर दूसरा आप क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले रहे हैं, किसी भी तरह का पूछ ले रहे हैं। करंट अफेयर्स के भी नाम पे आपने सिर्फ करंट इवेंट्स लिख दिया है, अदरवाइज कुछ भी उठा रहे हैं कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह से प्रिपरेशन करे और क्या वो रीड करे क्या रीड नहीं करे। बट यही है यूपीएससी का। अब बहुत सारा क्रिटिसिज्म उसको भी देखने को मिल रहा है, सब लोग उसको क्रिटिसाइज तो कर ही रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो रिजल्ट भी वैसे ही निकलेगा और इसी के साथ जो है सरवाइव भी करना है। तो कुछ जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे जो कि हमने भी कवर किए थे, और जो क्वेश्चंस हैं जिनको जो डूएबल हैं वो हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज हम उसके, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में पूछे गए हैं। हम कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे कि किस रेंज तक कट ऑफ रहेगी और आपको किस तरह से अब आगे मूव करना चाहिए। तो जहाँ तक पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर तो एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल ही एकदम अनसर्टेन कि आप कहीं से भी कुछ भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है क्वेश्चन को। मान लीजिए आप एक पैटर्न पर सही तरीके से क्वेश्चंस बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता, कट ऑफ हाई जा सकती है, बट एटलीस्ट जो स्टूडेंट मेहनत कर कर आया है, जो स्टूडेंट रीड कर कर आया है, जिसने नॉलेज पूरे साल मतलब एक हार्ड वर्क किया है, स्टडी की है, तो कहीं से कहीं ना कहीं वो अपने उसको अच्छे से लगा तो सके उसमें, चाहे उसके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएं उसको भी एक वो रहेगा कि हाँ ठीक है सिली मिस्टेक से मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हुए। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जिनका कोई तुक नहीं बैठता, ना कोई सेंस बैठता कि किस तरह के कैंडिडेट्स को यूपीएससी सेलेक्ट करना चाह रहा है। अब जिस तरीके का ये पेपर है, इस पेपर में देखा जाए तो एक तरह से सब गैस वर्क ही कर कर आएंगे। अब जिसका गैस सही लग गया, जिसका तुक्का सही लग गया, उसका प्री में सिलेक्शन हो जाएगा, वो मेंस लिखेगा। तो ये कोई एक गुड मूव नहीं है यूपीएससी की तरफ से कि आप एक अच्छे से डिफाइंड सिलेबस भी नहीं रख रहे हैं, फिर क्वेश्चन का फॉर्मेट हर साल चेंज करते रहते हैं। तो एक उस पर स्ट्रिक्ट रहिए सो दैट कि स्टूडेंट को भी इतनी प्रॉब्लम्स ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक यही तो रहेगा कि जो है कट ऑफ हाई जा सकती है। तो चलिए ये क्रिटिसिज्म तो चलता रहेगा, एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स यहीं से ही बनना है, यही जो पेपर हुआ इसी से ही रिजल्ट बनेगा। तो हम उसको लास्ट में देखेंगे। पहले जो हमारे क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स के, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। रेस्ट क्वेश्चंस जो है वो हम 10 कर ही डिस्कस करेंगे, रेस्ट बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने 10 करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कवर किया था। पॉलिटी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, पॉलिटी को लेकर भी आप मान लीजिए 16-17 क्वेश्चंस आप पॉलिटी से पूछते हैं, तो पूरे साल जो है अच्छे से हार्ड वर्क किया होगा स्टूडेंट ने। अब आपने हार्डली 6-7 क्वेश्चन पूछे और वो भी उस टाइप के कि उनको कहने के लिए पॉलिटी का कह दो, बट वो कहीं से कहीं तक जो है कभी पॉलिटी के लगने लगते हैं वो, तो कभी कहीं और के लगने लगते हैं। तो आपको एक मतलब एक वेटेज इक्वल मेंटेन करके रखना चाहिए सो दैट कि स्टूडेंट की मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में यूज़ हो सके। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कट ऑफ का, और आगे क्या मूव रहेगा उसको लास्ट में देखेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, तुंगुराहुआ वोल्कानो which was declared a global geopark UNESCO in 2025 is situated in which among the following countries। यानी कि इन कंट्रीज में से किस में तुंगराहुआ वोल्कानो जो है सिचुएटेड है। तो तुंगराहुआ वोल्कानो जो है वो न्यूज़ में था 2025 में, और अगर देखा जाए तो क्वेश्चन तो हाईली गब्बी वोल्कानो पर फ्रेम होना चाहिए था, क्योंकि वो न्यूज़ में काफ़ी था, बट यहाँ पर तुंगराहुआ वोल्कानो को पूछा गया। तो ये जो तुंगराहुआ वोल्कानो है वो सिचुएटेड है एक्वाडोर में। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन डुएबल थे, ये तो एटलीस्ट करने ही चाहिए सारे स्टूडेंट्स को। ये क्वेश्चन माधव नेशनल पार्क से पूछा गया है। हालांकि इसको स्टेटिक का पार्ट भी कह सकते हैं, लेकिन रिसेंटली 2020 अभी रिसेंटली इसको 2025 में टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था, तो ये न्यूज़ में भी था, तो ये करंट में भी जो है कहा जाएगा कि ये करंट का ही क्वेश्चन है। तो माधव नेशनल पार्क विद रेफरेंस टू माधव नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर
करेक्ट। माधव नेशनल पार्क के रेफरेंस में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो पहला स्टेटमेंट क्या कहा गया? इट वाज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन 2025। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। ये टाइगर जो है, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था इसको 2025 में। अब अगर सेकंड स्टेटमेंट देखें, साखिया सागर विच इज़ डिज़ाइन एज ए रामसर साइट इज सिचुएटेड विद इन दिस नेशनल पार्क। जो साखिया सागर है वो रामसर साइट डिक्लेयर किया गया और जो वो इसी नेशनल पार्क के अंदर सिचुएटेड है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। स्टेटमेंट थर्ड में क्या कहा गया? इट्स एरिया इज शेयर्ड बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो इसका एरिया जो है मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में शेयर्ड नहीं है, ये मेनली मध्य प्रदेश में ही है और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही। तो स्टेटमेंट थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे दो स्टेटमेंट सही हुए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बी हो जाएगा। आंसर बी, 1 एंड 2 ओनली। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया? ये क्वेश्चन तो हमने भी डायरेक्टली कवर किया था और इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी भी काफ़ी थी कि स्ट्रेट हॉर्मूज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैंने तो इसको डायरेक्ट ही जो है कवर किया था, तो आपको देखा ही होगा वीडियोस में। तो शिप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज टू रीच आउट द इंडियन ओशन। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछने की कोशिश की है यूपीएससी ने। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से शिप पास करके चाहे इंडियन ओशन में जाए या क्या कहते हैं अटलांटिक ओशन में जाए, किसी भी ओशन में जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वो शिप जो है पास कर रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वो शिप तब पास करेगा जब वो पर्शियन गल्फ से आएगा निकल कर। तो जो पर्शियन गल्फ से जो बॉर्डर रखते हैं कंट्रीज़, जैसा कि मैंने भी डिस्कस किया था, तो उसमें बहरीन था एंड कतर, ये दो कंट्रीज़ थे। तो इसमें पूछा गया सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो दो कंट्री हैं 1 एंड 3, यानी कि बहरीन एंड कतर। तो आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था सबके लिए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर ये क्वेश्चन पूछा गया। इसको भी हमने कवर किया था अच्छे से ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट में। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन क्लाइमेट के ऊपर पूछ लिया गया था। अब ये यूपीएससी का अपना तरीका है क्वेश्चन पूछने का। उसने ना प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, ना वहाँ के फ्लोरा या फोना के बारे में पूछा, और सीधे क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछ लिया। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को लेकर इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं? द क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है अंडमान निकोबार आइलैंड का वो ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड कोस्टल क्लाइमेट है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। अब अगर हम स्टेटमेंट सेकंड रीड करें, इट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जो अंडमान निकोबार है आइलैंड वो साउथ वेस्ट मानसून से भी रेन को रिसीव करता है और कुछ हद तक जो विंड्स होती हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, उस साइड से भी जो है रेनफॉल को रिसीव करता है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है। अब थर्ड में क्या कहा गया? मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज बिटवीन दिसंबर एंड मई। यहीं पे जो है थोड़ा सा फ्लिप किया गया है। तो स्टेटमेंट थर्ड जो है वो रॉन्ग है। दिसंबर टू मई नहीं है, यानी कि दिसंबर एंड मई ने मई टू दिसंबर होना चाहिए। तो स्टेटमेंट थर्ड जो है वो रॉन्ग होना चाहिए। तो 1 एंड 2 करेक्ट हुए, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, 1 एंड 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ये क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको कि पहले एनिमल्स के बारे में, फिर वर्ड्स के बारे में, और अब जो है फ्लावर्स के बारे में पूछ रहा। तो पूछा क्या गया? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेंचो स्टाइलिस रेतुसा। ये साइंटिफिक नेम है। फॉक्सटेल ऑर्चिड, ये फ्लोवर है फॉक्सटेल ऑर्चिड। और स्टेटमेंट को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना था यूपीएससी को, बट ठीक है, उसने अपने तरीके से यहाँ पे किया। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में क्या कहा? इट इज़ एन एपीफाइटिक ऑर्चिड। ये एक एपीफाइटिक ऑर्चिड है। तो एपीफाइटिक क्या होते हैं? एपीफाइटिक वो होते हैं जो फ्लावर्स जो है नेचुरली ग्रो करते हैं ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, बार्क एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज विदाउट हार्मिंग द ट्रीज। उन्हीं को जो है एपीफाइटिक कहा जाता।
तो जो पहला है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। सेकंड में क्या कहा गया, द स्पेसीज इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्या ये स्पेसीज एंडेमिक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के? तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना हो गया, फिलिपिन हो गया, ये जो है फॉक्सटेल ऑर्चिड वहाँ पर भी पाया जाता है। ये एंडेमिक सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर थर्ड की बात करें, थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहा गया, इट इज़ द स्टेट फ्लोअर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये एक स्टेट फ्लोवर है अरुणाचल प्रदेश और असम का। तो 1 और 3 करेक्ट हुए, तो इसका आंसर भी वी हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए हुए हैं कि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के, उनका आंसर वी ही है, तो इसका आंसर भी 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये लेक तुर्काना के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू लेक तुर्काना इज आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट जो है लेक तुर्काना को लेकर करेक्ट हैं? तो जैसा कि नाम लिखा हुआ है इसका लेक तुर्काना, तो मैं स्टेटमेंट्स के साथ डिस्कस करूँगा, खैर अभी उसको वहीं रहने देते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट लेक इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ये लार्जेस्ट डिजर्ट लेक है वर्ल्ड के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया, द लेक इज सिचुएटेड इन साउथ सूडान अलोंग द ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ द सहारा डिजर्ट। ये स्टेटमेंट रोग है। अक्सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें यूपीएससी लोकेशन में थोड़ा सा फ्लिप करता है, तो यहाँ पर देखिए लोकेशन में जो है थोड़ा सा गड़बड़ किया। ये साउथ सूडान में लोकेटेड नहीं है, ये केन्या में लोकेटेड है, केन्या रिफ्ट वैली में लोकेटेड है। और इसका जो नॉर्थर्न टिप है वो इथोपिया तक टच करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब अगर हम थर्ड स्टेटमेंट रीड करें, तो थर्ड में क्या कहा गया, द लेक इज लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इज आल्सो रेफर टू एज ZC। और इसको ZC क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो उसके वाटर का कलर है वो ग्रीन है, इसीलिए इसको ZC कहा जाता है। तो स्टेटमेंट थर्ड जो है वो करेक्ट है, सेकंड जो है वो रॉन्ग है। तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, 1 और 3 ओनली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये क्वेश्चन ब्लैक बॉक्स पर पूछा गया है। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश हुई थी उसमें ब्लैक बॉक्स का काफ़ी जो था डिस्कशन रहा था, तो यूपीएससी ने इसको उसी ब्लैक बॉक्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है डीपली जाकर पूछा है, बट हाँ क्वेश्चन डूएबल है। अगर अच्छे से रीड करें तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू ब्लैक बॉक्सेस यूज्ड इन मॉडर्न एयरक्राफ्ट इज आर करेक्ट। जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं उनमें जो ब्लैक बॉक्स का यूज़ किया था उनसे रिलेटेड जो है ये स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से कौन से करेक्ट हैं या करेक्ट है। तो जैसे पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया, दे कैरी वेकॉन इमिटिंग रेड लाइट पल्सेस टू फैसिलिटेट अंडर वाटर डिटेक्शन। पहला स्टेटमेंट्स में ही जो है थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ये रेड लाइट नहीं इमिट करते हैं। ये बीकन पल्सेस जो होते हैं ये जो है एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को इमिट करते हैं, जो कि ब्लैक बॉक्स अंडर वाटर डीप वाटर में भी हो तो जिसको डिटेक्ट किया जाता है। क्योंकि जो साउंड जो होती है वो वाटर में इजीली जो है मूव कर जाती है, जिससे इजीली जो है उस ब्लैक बॉक्स को डिटेक्ट कर लिया जाता है। और जो लाइट जो होती है वो इजीली मूव नहीं करती है उसके अंदर। तो ये इमिटिंग वाला जो है रेड लाइट इमिट करता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है। और अगर स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है तो जैसा कि मैंने उस टाइम पर ही कहा था कि अक्सर क्वेश्चन में एलिमिनेशन भी लगता है, तो एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज़ किया करिए। तो जैसे हमें पता लगा कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हमें इससे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसमें भी है पहला स्टेटमेंट, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारा आंसर यहाँ पे वी क्लियरली मिल जा रहा है, 2 और 3 ओनली। लेकिन हम फिर भी दोनों स्टेटमेंट्स को देख ले रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स अदर 2 स्टेटमेंट में क्या कहा गया। तो दे रिकॉर्ड बोथ द कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डाटा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं वो जो कॉकपिट वॉइस होती है और जो फ्लाइट डेटा होता है लाइक एल्टीट्यूड ऑफ फ्लाइट या थ्रस्ट ऑफ फ्लाइट, स्पीड ऑफ फ्लाइट, वो उसको भी रिकॉर्ड करता है।
और जो पायलट्स की जो वॉइस होती है, जो पायलट्स का मतलब कॉन्वर्जेशन होता है, वो उसको भी रिकॉर्ड करता है, यानी कि कॉकपिट वॉइस को भी रिकॉर्ड करता है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड में क्या कहा गया, देयर मेमोरी यूनिट्स आर मेड यूजिंग आइदर स्टेनलेस स्टील और या टाइटेनियम। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जो इनकी मेमोरीज होती हैं वो स्टेनलेस स्टील एंड टाइटेनियम की बनी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये इजीली कोरोड नहीं करते, इसलिए जो है इनका बनाया जाता है। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा 2 एंड 3 करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, 2 एंड 3 ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो है हमें 4 कंट्रीज देकर और पूछ लिया है कि इनमें से कौन से कंट्रीज जो हैं वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं। तो ऐसे में जब भी आपको लगे कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, अगर आप भूल गए हैं, तो फिर आप कोई एक ऐसा कंट्री पढ़िए, कंट्री आप पकड़िए जिसमें आपको लगता हो कि यार ये तो इसका हिस्सा शायद नहीं है, तो उससे ही आपका आंसर मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने यूक्रेन और जो रशिया के टाइम पे ही जब ये वॉर चल रहा था, तो हमने बेलारूस के बारे में भी देखा था कि बेलारूस उसका पार्ट नहीं था। और अगर हम दूसरा देखें तो स्विट्ज़रलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो यहीं से स्विट्ज़रलैंड से ही आपका आंसर निकल जाता। तो अगर स्विट्ज़रलैंड जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है या उसका मेंबर नहीं है, तो फिर 4 जो है स्टेट, यानी कि 4 जिन जिन में होगा वो ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। तो डी में भी है, ए में भी है, बी में भी है, तो यहाँ से सिंपली एलिमिनेट कर जा रहे हैं सारे ऑप्शन। ऑप्शन सी सही आ रहा, 2 एंड 3। तो पोलैंड एंड जर्मनी ये जो है यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये क्वेश्चन तो हमने डायरेक्टली फ्रेम किया था ध्रुव 64 पे, और ध्रुव 64 में 64 जो है वो 64 जो है वो विट है, वो 64 बिट है यहाँ पर। तो इसको डायरेक्टली कवर किया था, मतलब क्वेश्चन ही दिया गया था इस पर, तो हमने जो दिया था। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पीआईवी से कवर्ड है। हालांकि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस पीआईवी से जो है कवर्ड होते हैं, और हमने भी जो करंट अफेयर्स कवर किया था उसमें पीआईबी सोर्स था, द हिंदू था, इंडियन एक्सप्रेस था। तो ये ही सोर्स थे जिससे हमने करंट अफेयर्स कवर किया था, और वो क्वेश्चंस भी इजीली जो थे कवर अप हो गए थे ये क्वेश्चन। तो ये तो डायरेक्टली, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। इट इज़ द थर्ड चिप फैब्रिकेटेड अंडर द डायरेक्ट वी प्रोग्राम विथ एन ओवरऑल एम टू एनेबल क्रिएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर फॉर इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है, डायरेक्ट वी प्रोग्राम का थर्ड फैब्रिकेशन है ये जो है ध्रुव 64। और सेकंड में क्या कहेगा, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन 1 गीगाहर्ट्ज़ 64 डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर है। ये क्वेश्चन भी हमने कवर किया था, डायरेक्टली कवर किया था इसको, कि 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं और उनके यूजेस में ही, तो वहीं से इसका आंसर इजीली निकल आता, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी ने एग्जैक्टली थोड़ा सा डेटा दिया, बट हाँ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि 17 जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। और पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर उसका आंसर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेयर अर्थ एलिमेंट्स रीज क्रिटिकल मिनरल्स इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट में क्या, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्सटेंसिवली यूटिलाइज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। हाँ, उनके पार्ट्स में, उनके कंपोनेंट्स में, जो एरोस्पेस कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहेगा, चाइना हैज़ द हाइएस्ट शेयर इन माइनिंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स फॉलोइंग बाई इंडिया। यहाँ तक तो ठीक था कि चाइना जो है वो हाईएस्ट शेयर करता माइनिंग में, लेकिन फॉलोड बाय इंडिया ये यहाँ पर आके जो है रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया फॉलोड नहीं करता माइनिंग में, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, अब हम सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, और थर्ड रीड करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इन 2025 टू एस्टैब्लिश अ रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल मिनरल्स। हाँ, गवर्नमेंट ने जो था ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन लॉन्च किया था 2025 में, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो स्टेटमेंट 4 से ही निकल आता। स्टेटमेंट 4 में क्या कहा गया,
द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर सेट ऑफ 13 मेटेलिक एलिमेंट्स। क्या रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो सेट है 13 एलिमेंट्स का, तो यही रॉन्ग है। वो जो सेट है वो 17 एलिमेंट्स का है, ना कि 13 एलिमेंट्स का। तो 4 स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारे अगर अब ऑप्शन में देखें हम कि कौन कौन से जो है ऑप्शन रॉन्ग हो रहे हैं 4 की वजह से, तो डी रॉन्ग हो रहा है, सी रॉन्ग हो रहा है। अब पहला तो करेक्ट है, हमें पता है कि यूज़ होता है उसका, तो फिर जब 1 करेक्ट है तो 1 के साथ 3 ही आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। अगर 4 पकड़ में आ जाता तो आंसर इसका ए हो जाएगा, 1 एंड 3 ओनली। तो ये तो था 10 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के यूपीएससी ने पूछे थे, उनका डिस्कशन। अब अगर हम बात करें कट ऑफ को लेकर, क्योंकि अब देखिए कितना भी क्रिटिसाइज कर लो यूपीएससी को, और यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करता रहेगा। अब इस साल सबने क्रिटिसाइज़ किया, सबने बहुत कुछ कहा उसको, तो यूपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर देगा। हालांकि हमने पॉलिटी के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से फ्रेम किए थे, यूपीएससी ने पॉलिटी के क्वेश्चन खा लिए, अदरवाइज़ वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहते। और नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना, वो मेंशन कर देंगे जो है वो। वैसे तो यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन में सारे क्वेश्चंस जो हैं पड़े हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। अब जो आता है कि कट ऑफ के बारे में अगर डिस्कस करें, तो जैसे कि यूपीएससी अब अपनी आंसर की रिलीज़ कर देगा, तो अब आपको क्या करना है कि आप अपने आंसर चेक करिए उससे, क्योंकि वही एक एग्जैक्ट तरीका रहेगा। अदर आंसर की इससे तो जो है स्कोर वेरी कर सकता है, उससे वेरी नहीं करेगा। अगर 40 क्वेश्चंस के अराउंड आपके नेट करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि 80 मार्क्स के अराउंड आते हैं, तो फिर आप अपने मेंस पर रिस्क मत लीजिए, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम होता नहीं है और एकदम से टाइम निकल जाता है, फिर बहुत कम टाइम में, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करनी होती है राइटिंग की। तो 40 क्वेश्चन नेट आ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज़ कि जो है अब नेक्स्ट आगे के लिए क्या मूव रहेगा 2027 के लिए, तो हम पूरा एक फॉर्मेट इस पर एक मैं डिस्कशन बनाऊंगा कि इसको लेकर जो है कि नेक्स्ट 2027 में किस तरह से करंट अफेयर्स और पॉलिटी को कवर करना, वो हम खुद कराएंगे अच्छे तरीके से, सो दैट कि आपके अच्छे से क्वेश्चन जो हैं यहीं से निकल जाएं। जो डिस्कशन यहाँ करंट अफेयर्स का किया जाएगा उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, उस पर एक जो है डिटेल में डिस्कशन बनाएंगे कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं या जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, या जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है, वो किस तरह से फॉलो कर सकते हैं उसको। तो चलिए आप अच्छे से रहिए, आप जैसा भी जिनका क्वेश्चन पेपर हुआ है आप स्ट्रांगली रहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी जब आप विन करते हैं तब भी तब आपके साथ होते हैं सब लोग, और जब आप लूज़ करते हैं तब अपनी हिम्मत आपके अपने पास होती है। मोटिवेशन की जहाँ तक बात रहती है तो आप अपने मोटिवेटर अपने आप ही होते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड लक।